नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। नई शिक्षा नीति जारी होने के बाद से ही इसको लेकर दो राय बनी हुई हैं। प्रशंसाएं हैं तो आलोचनाओं के स्वर भी मुखर हैं। भाजपा इसको लेकर दावा कर रही है कि ये पॉलिसी वक्त की ज़रूरतों के हिसाब से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में तैयार की गई है और आगामी दौर की चुनौतियों के लिए ऐसी ही शिक्षा नीति की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कहा कि नई शिक्षा नीति भारत के 21वीं सदी के भारत की और एक नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली नीति है। इधर इसकी खिलाफत में कहा जा रहा है कि कुछ नया नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, और है तो अव्यावहारिक है और बहुत सारी उलझने भी लिए हुए हैं। विपक्षी पार्टियों से लेकर शिक्षाविदों तक दोनों तरह की राय उभर कर आ रही है। इस पर हम आज प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे। पहले ये कुछ बिंदु। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पीएम मोदी ने ई कॉन्क्लेव को किया संबोधित। पीएम ने कहा, नई शिक्षा नीति का व्हाट टू थिंक के बदले हाउ टू थिंक पर फोकस। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। 5वीं क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई स्थानीय भाषा में होगी। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को स्किल देने पर जोर होगा। अब छात्र कभी भी कोर्स से निकल सकेंगे और जुड़ सकेंगे। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ नए कैंपस पर जोर होगा। एमफिल बंद, 10+2 का फॉर्मूला भी बंद। अब 5+3+3+4 का होगा फॉर्मूला। नई नीति से बदलेगी शिक्षा की सूरत। हमारे साथ आज प्राइम डिबेट में वासुदेव देवनानी साहब हैं, प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री। डॉक्टर अर्चना शर्मा हैं, कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन, और HR इसरान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप शिक्षाविद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। देवनानी साहब, आप 21वीं सदी की ज़रूरत बता रहे हैं नई शिक्षा नीति को। क्या ज़रूरत है 21वीं सदी की और कैसे पूरी करती है ये? हमेशा समय समय पर नया आवश्यकताएं भी बनती हैं और नए विकास की भी बातें होती हैं जी। तो देश इस समय चूँकि भारत के नवनिर्माण में लगा है, तो उस समय पहले की तरह भारत ज्ञान में एक विश्व शक्ति बने जी। ये भारत में क्षमता है। पहले भी तक्षशिला, नालंदा का जब उदाहरण आता है हाँ जी, तो निश्चित रूप से उसमें भारत विश्व के रूप में एक शक्ति के रूप में जाना जाता था। और उस समय आवश्यकता अनुभव की गई कि इसको आगे बढ़ाएं। तो मेरा भी कहना यह है कि हमेशा समय समय पे शिक्षा में नए आयाम जुड़ते जाते हैं। और अब चूंकि उसके अंदर 3 फैक्टर ध्यान में रखते हैं जी। एक तो पुराने अनुभव क्या रहे, एक वर्तमान की आवश्यकताएं क्या हैं, एक हमारे भविष्य की आवश्यकताएं क्या हैं, और आज के समय पे चैलेंजेस क्या हैं। इन 3 बातों को लेकर के यानी अपने पुराने हमारे अनुभव, वर्तमान के चैलेंजेस और भविष्य की आवश्यकताएं, इन 3 बिंदुओं को देखते हुए हमने शिक्षा नीति की आवश्यकता अनुभव की गई। उसके आधार पे समिति जो कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में बनी, उसमें मूल मुद्दा जो तय हुआ उसमें आधार पे ये रहा कि हम अतीत से आधुनिक की ओर बढ़ें, यानी हमारा पास्ट क्या था और नई टेक्नोलॉजी और नया जो विश्व की ग्लोबल जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार भारत की शिक्षा को जोड़ें और यूँ कहा जाए कि जड़ से जगत की ओर आगे बढ़ें। अच्छा। उसके आधार पे 10+2 और पुरानी जो सारी व्यवस्थाएं थी हाँ जी, इसमें बदलाव किया। और उसमें आज तक के बच्चे को किस भाषा में पढ़ाया जाए ये भी कहीं कंफ्यूजन था। उसे तय हुआ कि पिछले बाकी विश्व के कई देशों का अध्ययन हुआ, जिसमें चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो, इसके सब देशों में बच्चों को हमने मातृभाषा में वहां पढ़ते हुए देखा जी। उसके कारण से उनका स्वयं का जो विकास हुआ उसके आधार पर लगा कि भारत के अंदर भी कम से कम जो एक फाउंडेशन कोर्स है हाँ जी, उसमें मातृभाषा में पढ़ाया ठीक है। और उसमें उसको पहले एक केवल बात जोड़ूंगा
कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उस पर कहीं फोकस नहीं था। कहीं 6 साल के बच्चे को सीधा स्कूल में लाते थे। तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे की जो ग्रेस्पिंग पावर रहती है उसके सारी शिक्षा को 3 वर्ष से 18 वर्ष तक उसको जोड़ा जाए। प्री प्राइमरी से इसको प्रारंभ किया है, इसलिए 5+3+3+4 को जोड़ा है। तो बच्चा तो पहले भी 3 साल का होता था, तभी फर्स्ट में आता था। 3 साल पढ़ने के बाद नहीं, 6 साल में पहली में आता था। 6 साल में पहले में आता था, 3 साल स्कूल में पढ़ चुका होता था। 3 साल स्कूल में कहाँ पढ़ा, वो पहले से आंगनवाड़ी में अच्छा जरूर जाता था। हमने हमारे राजस्थान के अंदर इसका प्रयोग किया कि जितने आंगनवाड़ी संस्थाएं थी उसको स्कूल के कैंपस में उसको जोड़ा, उसका सुपरविजन वहाँ के हेडमास्टर को उसके साथ दिया ताकि स्कूल एजुकेशन उसका जुड़ा हो। ठीक है, और उसको खेल आधारित शिक्षा दी जाए, उसके आधार पर प्रारंभ में हमने इस पाठ्यक्रम की रचना सोची है। अर्चना जी, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे हैं वासुदेव देवनानी साहब, और केंद्रीय मंत्री जो हैं एचआरडी मिनिस्टर, जो अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे, वो दावा कर रहे हैं कि 21वीं सदी के हिसाब से सारी चीज़ें डिजाइन की गई हैं, की ही जानी थी, नहीं तो हम पिछड़ जाते। आप लोगों को फिर क्या इसमें खामियां दिखती हैं? देखिए जेपी जी, चूंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, अभी इसकी स्ट्रैटेजी क्या है इम्प्लीमेंटेशन की वो भी सामने नहीं आई है। लेकिन मेरा मानना है कि कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट तो ये बता रहे हैं, पर ये मुझे लगता नहीं है कि इसकी स्क्रूटनी बहुत अच्छे से हो पाई है। उसका कारण है कि ये कोविड के दौरान यानी पेंडेमिक के दौरान विदाउट स्टेट्स को कंसिडरेशन में लिया, डिस्कशन के बिना इसको जारी कर दिया गया। तो हो सकता है कि अगर सबसे चर्चा होती तो और अच्छे सुझाव इसमें आ जाते। अब देखिए, टेक्स्ट को अगर हम पढ़ते हैं किसी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तो उससे एक संदर्भ निकलता है, लेकिन उसके कंटेक्स्ट पे जब जाएंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा और स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो उसमें एक खोखला साबित होता है। अब कई बातें हैं जिसमें कि इसमें जैसे नारे देने की अमूमन आदत रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो नारा दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा धत्ता तो आत्मनिर्भर भारत के उस नारे को इस पॉलिसी ने बता दिया, जहाँ पर हायर एजुकेशन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को एमुलेट यानी उनकी कॉपी करने के लिए इसमें प्रेरित किया जा रहा है। और दूसरा, जब भी ये कहते हैं कि साहब 5+3+3+4 हम करने जा रहे हैं या जो भी इन्होंने फार्मूला दिया है, तो ये तो पहले से ही लागू था, सिर्फ ये कि आपने उसकी बाइफर्केशन की। एक चीज़ ठीक है आपकी कि आपने आरटी को 18 साल की आयु तक किया है, लेकिन जेपी जी मुझे समझ नहीं आता कि जब इसको हम ये कहते हैं कि आधुनिकता की ओर ले जाने वाला है, तो कुछ ऐसी बातें जिसको मैंने इसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने का प्रयास किया, हालांकि बहुत ही बड़ा है डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो मुझे लगता है इसमें बहुत सी खामियां भी आती हैं सामने। क्योंकि आप बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का संरक्षण करना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इन्होंने जो स्पेसिफाई किया फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को तो पासिंगली, मतलब ऐसे कि आप सोचें कि हाँ ये भी कुछ है हमारे संविधान में, उसका कोई विस्तृत स्वरूप नहीं है। फिर ये कहते हैं कि समतावादी समाज होगा इसमें, क्योंकि ये सबको साथ लेकर चलने की बात है, तो आश्रम शालाएं जो ट्राइबल एरियाज में चलती थी उनके बारे में कोई विचार नहीं है इसमें। साथ ही जेंडर स्टडीज, मीडिया स्टडीज, एनवायरनमेंट, डेवलपमेंटल स्टडीज, इनका कोई जिक्र नहीं है, जबकि इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कही है। तो मुझे लगता है कंफ्यूजन से भरी पॉलिसी है। अगर आप कोई एक्सीलेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे IITs हो या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हो, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। कुछ एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट्स तो होते ही होते हैं। तो मैं ये मानती हूँ जेपी जी की जो पॉलिसी आ रही है टॉप डाउन अप्रोच है इसमें, और ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़। अगर आप जाकर इस डॉक्यूमेंट को देखें तो हायर एजुकेशन की ऑटोनॉमी जो होती है उस पर बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कहने को तो डॉक्यूमेंट ये कहता है कि साहब हायर एजुकेशन में जितने इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर हम लोग एक स्वतंत्र सोच को विकसित करना चाहते हैं, लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जिस तरह से यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ है, वहां पर कल्चरल पॉलिटिकल कन्फर्मिटी का जो आप सबने देखा है कैसी स्थितियां उत्पन्न हुई, तो मुझे नहीं लगता कि हायर इंस्टीट्यूशंस इतने ज्यादा फ्री हो पाएंगे। और दूसरी बात, ये पॉलिसी कहती है कि साहब हम रोट यानी कि रटने की पद्धति से अप्लाइड लॉजिक पर जाना चाहते हैं। तो साहब आप उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कह रहे हैं, क्योंकि उसमें आप ये कहते हैं कि हम ये जो एग्जाम है उससे हम अप्लाइड लॉजिक की तरफ जाते हैं, तो जिसमें ट्रस्ट सिस्टम हमारा इतना हल्का है कि हमें एग्जाम पे तो जाना ही पड़ेगा। हमारे सिस्टम में इनर्शिया इतना है कि पॉलिसी जब आती है तो उसे एक्सेप्टेंस ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर नहीं होती। तो एग्जामिनेशन को यहाँ तो कहते हैं कि उससे हम छुटकारा देंगे, लेकिन नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर के आ जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जब चलता है तो उससे जो छात्र होगा उसके मन में एक बहुत ही विरोधाभास उत्पन्न होगा कि होना क्या है। अब आप देखिए कोविड के दौरान हमने एक चीज अनुभव की, टेक्नोलॉजी के बिना बहुत कुछ मुश्किल हो गया। हम उनसे भी बात करते हैं, वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन दो बातें आपने जो शुरू में कही उन बातों को अमूमन मतलब हम सुन रहे हैं इन दिनों में। हालांकि दोनों ही बातों को लेकर मुझे थोड़ा सा ये समझना है कि सुझाव की अगर बात है, डिस्कशंस की बात है कि कुछ और सुझाव ले लिए जाते,
तो सुझाव तो साल भर पहले इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया गया था और 2.5 लाख के करीब लोगों ने इंटरेक्ट किया है, सुझाव दिए हैं। पहली बात। दूसरी बात, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अभी कैसे सवाल उठाए जा सकते हैं जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर नहीं पहुंचे। हालांकि आपकी बात को एक मायने में करीब करीब सभी लोग मान रहे हैं कि हमारे पास क्या इतना बजट है कि हम ये जो आदर्श सपने जैसे लगने वाली इस शिक्षा नीति को ज़मीन पर उतार पाएंगे। और इसका जवाब मैं लूँगा हमारे साथ जो मेहमान उनसे। HR इसरान साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। इसरान साहब, पहली बात तो यह है कि अभी तक जब से नीति जारी हुई है इसका कैबिनेट के अनुमोदन के बाद में, तब से कोई एक व्यक्ति ये कहने वाला नहीं मिल पाया है जो ये कहे कि हाँ मैंने इस नीति को पूरी तरह समझ लिया है, मैं सब इसके प्लस माइनस सब समझ गया हूँ, मेरिट डिमेरिट सब मेरे समझ में आ गई हैं। लोग ये कह रहे हैं कि साहब अभी तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल्ड है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है। क्या वास्तव में कॉम्प्लिकेशन है? मैंने पूरा इस डॉक्यूमेंट का दस्तावेज है उसको पूरा पढ़ा है। और चलिए, एक आदमी मिले मुझे बोलने वाले जी। सार तत्व जो सामने उभर करके आ रहा है वो ये है जी। कोई भी शिक्षा नीति है वो जटिलता से सरलता की तरफ बढ़नी चाहिए। ये ऐसी शिक्षा नीति है जो कि सरलता से जटिलता की ओर बढ़ी है। जैसा कि आप प्रारंभ में कह रहे थे कि इसमें उलझाव बहुत हैं, बिल्कुल बहुत से उलझाव पैदा कर दिए गए हैं। कुछ अच्छी बातें भी हैं, बिल्कुल हैं, परंतु उनको जटिल बनाकर बहुत प्रस्तुत किया गया। उदाहरण के तौर पे एक सरल सीधा सा तरीका हुआ करता था 10+2, जिसको एक ग्रामीण आदमी भी अच्छी तरह समझ सकता था। अब इसको लिए जो शब्दों का जाल गूंथा गया है इसमें, वो बड़ा हैरान कर देने वाला है। फाउंडेशनल स्टेज, ये कोई पहले प्राइमरी नर्सरी में जाता था बच्चा, जैसे कि देवनानी साहब कह रहे थे कि ये पहले बच्चा 6 साल में स्कूल में आता था। बिल्कुल इससे पहले बड़े शहरों में और कस्बों में इससे पहले जो आप इस नई शिक्षा नीति में 3 साल का शुरू का जो फाउंडेशनल कोर्स है वो पहले से प्रचलित है, नर्सरी, LKG और UG के रूप में, और उसके बाद में क्लास 1 और 2। इसी तरीके से इस शिक्षा नीति में एक फाउंडेशनल स्टेज में 3 साल का आंगनवाड़ी के जरिए और उसके बाद में क्लास 1 और 2 ये शिक्षा भी आंगनवाड़ी या प्री स्कूल के जरिए देने की बात कही गई है। इससे ये जाहिर होता है कि आंगनवाड़ी को प्री स्कूल के नाम पर स्कूल एजुकेशन में मर्ज कर दिया गया है। लेकिन उसका एक फायदा भी तो है साहब कि ये भी RTE के दायरे में आ सकेगा ना। अब बिल्कुल आ सकेगा, और इसका फायदा ये है कि ये जमाने की, मैं तो इसको मानता हूं कि जमाने की जरूरत है। ये अच्छा कदम है कि इसमें आंगनवाड़ी के 3 साल के बच्चे को ही आप उसे जोड़ रहे हैं, कि अच्छा कदम है। परंतु इसके साथ में जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है कि इसका जो नामकरण किया गया है तो फाउंडेशनल स्टेज, इसमें 3 साल बल्कि और साथ में क्लास 1 और 2 5 साल का है। देखा जाए तो इस 5 साल के साथ में 2 स्टेज जोड़ दी गई हैं, आंगनवाड़ी का 3 साल का और क्लास 1 और 2। उसके बाद में अगली स्टेज है वो प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है। कितना मुश्किल शब्द है, प्राइमरी शब्द सबकी जुबान पे चढ़ा होता अच्छा शब्द है, कहीं कोई इसमें बुराई नहीं है। बात है, व्यावहारिक बात है। साथ में और मुझे बड़ी हैरानी हुई इसका हिंदी का ड्राफ्ट पढ़ करके, उसमें इसका हिंदीकरण हम जोड़ देते हैं हिंदी पर और अपनी राजभाषा पर, उसकी हिंदी क्या की गई है, तैयारी स्कूल। प्रारंभिक बहुत अच्छा शब्द है, प्राथमिक बहुत अच्छा शब्द है, कहीं कोई इसमें कमी नहीं है। तो ये प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर क्लास 3, 4, 5 को कर दिया गया। फिर उसके बाद में मिडिल स्टेज, ठीक है, 6, 7, 8, और उसके बाद में अगला जो स्टेप किया गया है उसको और ज्यादा उलझनकारी बना दिया गया है। 7, 9, 10, 11, 12 इन 4 कक्षाओं को एक ब्रैकेट में रख दिया गया है। और इससे के साथ में बड़ी बात क्या की गई है, पुनर्मुस्को भव। 1986 की जो शिक्षा नीति लागू हुई थी उससे पहले भी बच्चा ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसको अपन वैकल्पिक विषय कहते हैं, वो 9वीं कक्षा में ही चयन करता था। इस नई शिक्षा नीति में भी क्या कर दिया गया है, बच्चे को 9th क्लास में ही अपने जो वैकल्पिक विषय उनका वो लेने पड़ेंगे। और मुझे तो इससे ज्यादा बड़ी उलझन ये लगती है इसरान साहब, इससे ज्यादा बड़ी उलझन ये लगती है कि 2 बिल्कुल धुर अलग अलग धुर पर खड़े हुए 2 सब्जेक्ट्स भी बच्चा एक साथ ले सकता है। फिजिक्स को जिस बच्चे को पढ़नी है वो बच्चा म्यूजिक भी ले सकता है। ये चीजें एक साथ चलने वाली लगती नहीं है। उसकी उम्र, उस समय चयन करने की जो उम्र है वो कच्ची रहेगी। इसी को अनुभव के आधार पर, जैसे देवनानी साहब कह रहे थे, तो अनुभव पहले का ये था कि 9वीं क्लास तक कच्ची उम्र का होता है। ठीक है, मैं समय कम है, मैं देवनानी साहब के पास जा रहा हूँ। देवनानी साहब,
दो बातों को लेकर स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। पहली बात तो भाषा की एक रूपता की आवश्यकता पूरे देश में महसूस की जा रही है, ना वो हिंदी से पूरी होती है क्योंकि रेजिस्टेंस है साउथ में। संस्कृत को तो खैर भूल ही जाइए, पूरा देश संस्कृत अपना ले और संस्कृत पढ़ ले, समझ ले और तकनीकी स्तर तक उसको अपना लिया जाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अंग्रेजी को लेकर के भी ये एक राय कायम नहीं की जा सकती क्योंकि अंग्रेजी को लेकर हिंदी वालों का रेजिस्टेंस है। तो शुरुआती दौर में आपने हिंदी का किया, फिर राजनीतिक कारण रहे स्वाभाविक रूप से, तो आपने शिक्षा मंत्रालय HRD मिनिस्ट्री का नाम रख के केवल वो एक तरह से यूँ समझ लीजिए कंसोलेशन हो गया। वो एक ये बड़ी चुनौती रह गई है कि पूरे देश की एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको आधिकारिक तौर पर सब समझें, पहली बात। दूसरी बात, ये जो जिसके बारे में मैं विनोद जी आपके पास भी आऊँगा, विनोद शर्मा जुड़ गए हमारे साथ, रूटा के पूर्व सचिव हैं। दूसरी बात जो है कि एक बच्चा किसी एक मैनर की पढ़ाई किया करता था, उसके पास आपने विकल्प दे दिया, अभी पूरी तरह समझ में नहीं आई नहीं थी कि उसको विकल्प दे दिया आपने कि वो दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकता है। अभी तक आर्ट्स और साइंस अलग अलग लेनी थी, अब साइंस के साथ साथ कोई आर्ट्स का एक सब्जेक्ट भी ले सकता है बच्चा, आर्ट्स के साथ कोई साइंस का एक सब्जेक्ट भी ले सकता है। पहली बात तो व्यवहारिक लगता है। दूसरी बात, इसके लिए बजटरी प्रिपरेशन से लेकर सिलेबस के स्तर पर तमाम तरह की बहुत लंबी कवायद चलेंगी, जिनका कहीं आखिर जाकर ये पता लगे कि अव्यवहारिक है इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया जाए। क्या ये ऐसी अप्रेंशन नहीं है? ऐसा कि इसमें मेरा स्पष्ट सोचना है कि अभी नीति बनी है, अब नीति को लागू करने के लिए रणनीति बनेगी। अच्छा, फिर इसका रणनीति बनने के बाद इसका रोड मैप बनेगा। पहले से यदि अर्चना जी कहती है खोखला है, इसका बिना पढ़े और बिना सोचे समझे हमने टिप्पणी कर दी, चूंकि हम विपक्ष में है, तो इसको पक्ष विपक्ष का न मान करके इसके उस पे जाना चाहिए, मेरिट्स पे जाना चाहिए। और आज की आवश्यकता ये है कि आज बच्चा जो भाषा घर में बोलता है, यदि उसको प्रारंभ में उसी भाषा में शिक्षा दी जाती है तो उसकी ग्रेस्पिंग जो है वो बहुत बढ़ जाती है। वैसे भी 3 से 6 साल के बच्चे की ग्रेस्पिंग अधिक होती है। तो उस भाषा में पढ़ाना, तो आज क्षेत्र में जो उसकी मातृभाषा है, चाहे वो तमिल है, चाहे कहीं दूसरी कन्नड़ है, और वैसे सारी भाषा फाइनली कोई एक भाषा होनी चाहिए ना जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो, जिसको आप आधिकारिक भाषा भी बना सके। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट अंग्रेजी में आते हैं, हिंदी वाला आदमी मुंह ताक करता है। तो इसलिए मैंने कहा कि मातृभाषाओं से जब पढ़ेंगे 5वीं तक वही कहा है कि यही कहा है कि आपको 12वीं तक या कॉलेज से मातृभाषा पढ़ना है। 5वीं तक उसकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़े, उसका 6वीं से उससे संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा का ऑप्शन सबको दिया है। और मैं कहता हूँ संस्कृत भाषा जो है तो सब भाषाओं की जननी है। मैं कह रही हूँ जेपी जी शायद साफ हो जाएगी। और पूर्व मंत्री जी ने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा है, शिक्षा को जोड़ा है। इसमें जो आदमी केवल पढ़ क्यों रहा है, भाषा मदर टंग कह रहे हैं, उसको पढ़ने के लिए अंग्रेजी हट जाएगी, ये क्लैरिटी नहीं है उसमें। उस आधार पर प्राइवेटाइजेशन पर जोर है यहाँ पर पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा चेंज है कि एक बार विषय ले लिया, अब दूसरे विषय में आगे बढ़ना है। अब आपको बीच में जो है निकास और एडमिशन, एनरोलमेंट, ये जो सबसे बड़ा चेंज किया है। यदि आपने 4 साल का कोई डिग्री कोर्स में गए। अर्चना शर्मा कोई सवाल उठा रही, बोलिए अर्चना जी, बहुत संक्षेप में बोलिएगा अर्चना जी, समय बहुत कम बचा हुआ है। हाँ बोलिए। देखिए जेपी जी, मुझे लगता है कि मंत्री जी ने पढ़ा नहीं है, क्योंकि स्थानीय भाषा की जो अनिवार्यता की बात है उसमें क्लैरिटी नहीं है। इंग्लिश मीडियम तो वहां पर फ्लरिश करेंगे ही करेंगे, प्राइवेटाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं। और ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी पूरा पढ़ा है, एक एक शब्द एक पेज पे आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। उसको विचलन कर दीजिए कि आप 110 पेज 115 लेकिन आप सुनिए मंत्री जी, सुनिए, आप पूर्व मंत्री जी सुनिए, पूरी बात को सुनिए। आपने जो ये पॉलिसी लाए हो ना एग्जिट की, ये एग्जिट पॉलिसी की फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा ले लो, सेकंड ईयर में ये फलाना ले लो, थर्ड ईयर में डिग्री ले लो, फिर पीएचडी में एंट्रेंस हो जाए, ये सबसे सुविधा कारक है। ये कोई सुविधा नहीं है, ये फिस्कल कंस्ट्रेंट पर हो जाएगा किसी भी छात्र के। यदि उसके पास पैसा नहीं है तो वो डिप्लोमा लेके निकलेगा, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो समझिए कि ये सारी चीजें भ्रमित करने की कवायद है। सच्चाई ये 0.6% ऑफ जीडीपी का आपने इन्वेस्टमेंट किया। बिल्कुल सही है, ये सवाल उठाया जा चुका है अर्चना जी, सही बात है। और ये एक महत्वपूर्ण बात है, इस तरफ आपको देखना ही होगा देवनानी जी कि इसके ऊपर आपको कितना खर्चा आप करते हैं, कम करते जा रहे हैं तो हर साल। विनोद जी एक मिनट, मेरा एक सवाल विनोद जी से है कि विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को, जिसको लेकर पहले रेजिस्टेंस रहा, अब उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए, वो यहाँ आएंगी। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम जो फीस है उसकी एक कैप करेंगे, उससे ज़्यादा फीस नहीं ली जा सकती। ये समझ में नहीं आता कि फिर विदेशी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ क्यों आएंगी, लेकिन चलिए आएंगी, ये मान लिया गया है। तो ये एक आशंका जताई जा रही है कि धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति बन जाएगी, चूंकि हमारे यहाँ भाषा को लेकर क्लैरिटी नहीं है, विदेशी यूनिवर्सिटी जो हैं वो स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी में पढ़ाएंगी, तो एक एलिट क्लास अलग होता जाएगा जो उन यूनिवर्सिटीज़ का रुख करेगा, और एक सर्वहारा वर्ग होगा जो हमारे यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेगा। क्या इस तरह की कोई खाई बनने की आशंका देखते हैं आप? देखिए जेपी साहब, ये आपने बिल्कुल सटीक इस जो पॉलिसी का जो बिल्कुल सही बिंदु आपने उसको उठाया है कि अगर हम इस प्रकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को खत्म कर देंगे
हम AICTE को खत्म कर देंगे, हम एक उच्च शिक्षा आयोग बना देंगे। हाँ, जब उनके पास भार इतना है कि न UGC भार संभाल पा रही है, न AICTE भार संभाल पा रही है, उसके अतिरिक्त आप जो कह रहे हैं कि इस प्रकार से विदेशी, जब ये निजी विश्वविद्यालय की तरफ हमारा रुख हो रहा है और दूसरी तरफ से हम जो खुला वो आमंत्रण उनको दे रहे हैं विदेशी विश्वविद्यालय को, तो यहाँ की जो निश्चित रूप से एक यहाँ का जो सरकार जो है निश्चित रूप से धीरे धीरे अपना हाथ खींचना चाह रही है शिक्षा से और निजीकरण की तरफ बढ़ावा हो रहा है। और दूसरी तरफ जो निश्चित रूप से जो विदेशी विश्वविद्यालय वो आएंगे और एक विश्वविद्यालय यहाँ एक आम आदमी, एक मध्यम निम्न वर्ग के गरीब आदमी उसको और एक उच्च जो परिवार के जो लोग हैं, उच्च मध्यम परिवार के जो लोग हैं, उनके बीच एक खाई हो जाएगी, एक अलग एक एलिट क्लास एक डेवलप हो जाएगी समाज में, जिसकी खाई पाटना समाज के लिए शिक्षा के स्तर पर बहुत मुश्किल होगा। चलिए, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने आप आज अपने संबोधन में इस बात के लिए अपने आप को बहुत ओपन रखा। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। देश भर में अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह की आलोचनाएं, अलग अलग तरह के तर्क इसको लेकर आ रहे हैं, जिससे उम्मीद लगाई जानी चाहिए कि इसमें जो ऐसे पॉइंट्स रह गए हैं, जो एड्रेस नहीं किए गए हैं, जहां पर ये जिन बिंदुओं को लेकर ये पॉलिसी साइलेंट लगती है, उन पर भी काम होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में मेरे साथ शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।